रघुनाथ रात के 8:30 पर अपने खेत की ओर जाने लगता है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। खेत में उसी को देखने की कोई जानवर फसल बर्बाद न कर दे, इसलिए जा रहा है। घर से खेत की दूरी 3 किलोमीटर है। पैदल जाने में रघुनाथ को 50 मिनट लगते हैं और रात का समय है, इसीलिए हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर वह जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह खेत पहुंच जाता है और इधर उधर देखता है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है। खेत में जब कुछ दिखाई नहीं देता, तब वह वहीं खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे खेत के दूसरी ओर किसी जानवर के चलने की आवाज आती है। उसे भगाने के लिए वह तेजी से जाता है। जब वहां देखता है तो वहां पर कुछ नहीं था। इधर उधर देखने पर रघुनाथ को खेत में कुछ चमकते हुए दिखाई देता है। एक पल के लिए रघुनाथ सोच में पड़ जाता है कि यह क्या चमक रहा है मेरे खेत में। लेकिन पास जाकर देखने पर वहां सोना, चांदी और नोटों की गड्डी थी। रघुनाथ उस खजाने को देखकर फूले नहीं समाता। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बिना देर किए तुरंत रघुनाथ खजाने को अपने गमछे में लपेटकर घर जाने लगता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी राधिका को आवाज लगाता है, राधिका, राधिका, जल्दी आओ। फिर क्या हुआ जी, इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुला रहे हो, बोलती है। और रघुनाथ जो खजाना पाया था उसे उसके सामने रख देता है। फिर राधिका हैरानी से पूछती है, ये क्या है, इतने सारे सोना चांदी कहां से लाए हो। फिर सारी बात रघुनाथ उसे बताते हैं और बोलते हैं कि इस बार लक्ष्मी चारों दिशा से हमारे घर आ रही है। इस बार हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है और हमें खजाना भी मिल गया। इसी खुशी के साथ दोनों लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन ये लोग घूमने जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, अपने पसंद के कपड़े और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। ऐसे अच्छे दिन बीत जाते हैं और शाम हो जाती है। फिर इसके पडेडी होसी घनश्याम खेत की ओर जाते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि घनश्याम पड़ोसी तो थे, लेकिन इन दोनों की आपस में जमती नहीं थी। अक्सर इन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती ही रहती थी। तो घनश्याम खेत पहुंच जाता है। इधर उधर देखने पर कोई नजर नहीं आता, तो वह वहीं पर मेड़ में बैठकर देखता है कि कहीं कोई जानवर आएगा तो उसे भगाकर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर देखने के बाद कोई जानवर तो नजर नहीं आता, लेकिन वहीं पर पास में बने तालाब पर कुछ हलचल सुनाई देती है। जाकर देखने पर कुछ बुलबुला निकल रहा था तालाब से। घनश्याम घर आने के लिए मुड़ता है तो तालाब से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। और जब घनश्याम पीछे मुड़कर देखता है तो एक अजीब सा जानवर तालाब से अपना सिर निकालकर घनश्याम को घूर रहा था। घनश्याम बहुत डर जाता है। डर से पसीना पसीना होकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते गांव के पास पहुंच जाता है। फिर उसकी जान में जान आती है। वह अपने घर जाने लगता है, तभी पीछे से आवाज आती है, घनश्याम, खजाना नहीं लेकर जाओगे अपने घर। घनश्याम पीछे देखता है तो एक बहुत बड़ी परछाई दिखती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा तलवार जैसा कुछ था। घनश्याम इतना ज्यादा डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह गांव वाले देखते हैं कि घनश्याम बेहोश पड़ा है, तो उसे घर ले जाया जाता है। उस दिन तो घनश्याम को होश आया ही नहीं। दूसरे दिन होश आते ही वह बिना देर किए रघुनाथ के घर जाता है और सारी बात बताता है। रघुनाथ सोचता है कि यह हमसे जलता है और कहीं इसे मैंने जो खजाना पाया है उसके बारे में पता चल गया हो। यह सोचकर वह घनश्याम की बातों को नजरअंदाज कर देता है। फिर एक हफ्ता बहुत हंसी खुशी से बीत जाता है। फिर एक रात राधिका सो रही थी, तब उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। राधिका उठकर देखती है तो रघुनाथ अपने बेड पर बैठकर कुछ मंत्र जैसे फुसफुसा रहा है। फिर राधिका बोलती है, ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, चलो सो जाओ। फिर सब सो जाते हैं। दूसरे दिन रघुनाथ घर नहीं आते। राधिका परेशान हो जाती है। शाम होने के बाद आते हैं। रघुनाथ के पूरे शरीर में खून होता है और राधिका के पूछने पर कुछ नहीं बोलता, अपने रूम में चला जाता है। रात बीत जाती है। सुबह राधिका देखती है तो रघुनाथ फिर से घर में नहीं था। पूरे दिन राधिका सोच में डूबी रहती है कि आखिर इसे हो क्या गया है। न ही यह खाना खाता है और न ही पूरे दिन घर में रहता है। आखिर इसे हो क्या गया है। फिर रात हो गई। रघुनाथ आकर अपने रूम में चले गए और सब लोग सो गए।
आधी रात में रघुनाथ के चिल्लाने की आवाज आते ही राधिका उठकर देखती है कि रघुनाथ अपने हाथ पैर नोच रहे हैं और अपने सिर को दीवार पर मार रहे हैं। राधिका डर जाती है और पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? फिर रघुनाथ बोलता है, मुझे बचा लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना बोलने के बाद रघुनाथ अपने रूम से निकलकर आधी रात को कहीं जाने लगता है और राधिका के रोकने पर भी नहीं रुकता। जैसे ही सुबह होती है, राधिका अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है और सबसे पहले घनश्याम के पास जाती है और रात में बीती सारी बात को बताती है। तो घनश्याम बोलता है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि कुछ गड़बड़ है, पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, मैं पास के गांव के मौली बाबा को लेकर आऊंगा, वह सब ठीक कर देगा। और बिना देर किए मौली के गांव जाता है। उनसे मिलने पर सारी बात बताता है और मौली को लेकर रघुनाथ के घर जाने लगता है। घर आते ही मौली समझ जाता है कि इसके पति के ऊपर एक खतरनाक पिशाच वास कर चुका है। मौली रघुनाथ के घर में घुसे बिना ही बोलता है, मैं कल सब सामान लाकर तुम्हारे घर में यज्ञ करूंगा, तुम कैसे भी करके रघुनाथ को घर पर ही रोक कर रखना। और इतना कहने के बाद मौली अपने घर चले जाते हैं। फिर रात होते ही रघुनाथ घर आता है और उसके हाथ में दारू की बोतल थी। वह बहुत नशे में था, जबकि वह कभी नशा नहीं करता है। तो उसके अंदर का पिशाच ये सब कर रहा था। और रघुनाथ राधिका से बोलता है, तूने मौली को क्यों बुलाया था? और राधिका को मारने पीटने लग जाता है। वह पहली बार अपने पत्नी पर हाथ उठाया और बहस होने के बाद जैसे वह अपने रूम में जाता है तो राधिका दरवाजा लगा देती है। रघुनाथ जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं सबको मार डालूंगा, मुझे खोलो। पूरे रात अकेले ही बीत गया। सुबह मौली और घनश्याम रघुनाथ के घर आते हैं। यज्ञ की तैयारी करता है और एक घेरे में रघुनाथ को बांधकर यज्ञ शुरू हो जाता है। सुबह से शाम हो जाता है, पर पिशाच कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। फिर पिशाच के ऊपर मौली जल डालता है, जिससे पिशाच को तकलीफ होने लगता है और वह फिर बोलता है, मैं बता रहा हूं, सब सच बता रहा हूं, ये जल मत डालो, मैं किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जिस आदमी के अंदर लालच होता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, मैं उसे मार डालता हूं। और मैं इस आदमी को लालच देकर इसके अंदर आ गया, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। इतने मौली बोला। कौन किसे लेकर जाएगा, मैं बताता हूं तुझे। इतने बोलने के बाद मौली अपने थैली से एक कांच का छोटा सा बोतल खोलता है, जिसमें इस पिशाच को बंद कर देता है और घनश्याम से बोलता है, तुम इसे उसी तालाब में छोड़ कर आना जहां से ये आया है और तुम्हें जाते हुए कोई ना देखे। और हां, यह बात का ध्यान रखना कि आते समय पीछे से किसी की भी आवाज आए, घर के अंदर आने से पहले पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद घनश्याम उस बोतल को लेकर जाने लगता है। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने रघुनाथ की जान बचाना जरूरी समझा। जैसे जैसे घनश्याम तालाब के नजदीक पहुंचता जाता है, वैसे वैसे उस बोतल का वजन बढ़ता जाता है। घनश्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह तालाब तक पहुंच जाता है और उस बोतल को उसी तालाब में फेंक देता है और घर आने लगता है। तभी उसे आवाज आने लगती है, कभी रघुनाथ की तो कभी उसकी बीवी की, लेकिन वह पीछे देखता ही नहीं, आगे बढ़ते जाता है और घर पहुंच जाता है। सब ठीक होने लगता है। उसके 1 महीने बाद जिस तालाब में उस पिशाच को बोतल में बंद करके फेंका गया था, वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं। उसी दौरान एक मछुआरे को वह बोतल मिलती है और वह उसे खोल देता है। तुरंत वह पिशाच रघुनाथ के अंदर चला जाता है। रघुनाथ की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, उसको उल्टी होने लगती है और वह बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी हरकतें पहले जैसी ही हो जाती हैं। राधिका समझ जाती है कि पिशाच वापस आ चुका। राधिका बिना देर किए घनश्याम को बताती है और घनश्याम मौली को लेकर आता है। वे रघुनाथ के घर चले जाते हैं। घर में पहुंचते ही रघुनाथ पिशाच बोलता है, क्यों मौली, कब तक बचा पाओगे इसे? मैंने बोला था ना, इसे मैं लेकर जाऊंगा और देखो मैं आ गया। मौली समझ गया कि यह इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं है। तो मौली उस पिशाच से प्यार से पूछता है,
मुझे पता है कि तुम फालतू में इसे नहीं मारोगे और ना ही हम लोग तुम्हें तकलीफ देंगे। तुम सच सच बताओ, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? तब पिशाच बोलता है, मैं किसी को कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ही बताओ, क्या पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है कि अपने सगे भाई को मार दे? मैं अपने खेत में हॉस्पिटल बनवाना चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और वहीं खेत में दफना दिया। तो मैं क्यों ना मारूं लालच करने वाले लोगों को? फिर मौली बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उस खेत में हॉस्पिटल बनवाऊंगा। तुम इसे छोड़-छाड़ वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। फिर पिशाच भी हां बोल देता है और फिर उस खेत में एक हॉस्पिटल बनवाया जाता है। वहां गरीबों का फ्री इलाज होता है और उस पिशाच की आत्मा को शांति मिल जाती है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।